आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आपके आज के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इससे पहले मैंने आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का 4 वीडियो दे दिया है। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग पुराना वीडियो देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से समझ लेते हैं। अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर आप लोगों को कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले ना इस बात को आप लोग समझ लीजिए। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये जो है ये आपका सिलेबस है। देखिए आप लोगों का जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस का आप लोगों का टर्म 1 टर्म 2 का सिलेबस नहीं आया है, बल्कि आपका जो 75% सिलेबस जो आपको पढ़ना था, यानी जो रिड्यूस्ड सिलेबस था, ये आया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए बात यहाँ पर ये रहेगा ना, थोड़ा यहाँ पर दिक्कत क्या है बात को समझिए। जैसे कि क्या पढ़ना है टर्म 2 में, क्या नहीं पढ़ना है, किसी को कुछ भी आइडिया नहीं है। बस ऐसे ही नॉर्मल सा पढ़ाया जा रहा है। लेकिन इतना चीज जान लीजिए, आपका जो सेकंड बुक है जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत, ये वाला जो बुक है, ये बुक तो आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। और मैंने आप लोगों को इस बुक से जितना भी था ना, मैंने आप लोगों को हर एक चीज पढ़ा दिया है। जो मैंने आप लोगों को जो 4 वीडियो पहले दिया है, हर एक चीज को मैंने पढ़ाया है। ये जो आपका है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय भी पढ़ाया है, स्वतंत्रता पढ़ाया है, समानता पढ़ाया है, सामाजिक न्याय पढ़ाया है, अधिकार पढ़ाया है, राष्ट्रवाद पढ़ाया है, धर्मनिरपेक्षता पढ़ाया, विकास पढ़ाया। जो हमें पढ़ना था उस चीज हमने पढ़ाया है आप लोगों को। चाहे 2 नंबर वाला क्वेश्चन हो, 3 नंबर वाला हो या फिर 5 नंबर वाला हो, हर एक चीज को मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। अब देखिए जैसे कि क्लास 12 में भी इसी प्रकार से हुआ था। और अगर देखा जाए ना तो यहाँ पर ये जो 2 चैप्टर है, ये 8 नंबर वाला 9 नंबर वाला, यानी एक स्थानीय शासन और एक संवैधानिक जीवंत दस्तावेज, ये 2 चीज जो है ना, ये मतलब इसमें क्या हुआ है, जो आप लोगों का जो टर्म 1 का जो परीक्षा हुआ था, टर्म 1 में ये 2 चैप्टर से क्वेश्चन नहीं दिया गया था। तो हो सके टर्म 2 में दिया जाए। देखिए कोई गारंटी नहीं है कि देगा ही, ठीक है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको जो बताने वाला हूँ, ये जो आपका स्थानीय शासन वाला चैप्टर है, जो संवैधानिक जीवन दस्तावेज है, ये 2 चैप्टर से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक चीज को बता देता हूँ। मान चलिए परीक्षा में आ जाएगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, आप लोगों का काम बन जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास ये जो 2 चैप्टर है ना, इसी 2 चैप्टर से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा प्रश्न है और एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन कि संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता क्यों पड़ती है, व्याख्या करें। देखिए संविधान में जब भी संशोधन होता है तो 2/3 का अगर बहुमत मिलेगा, ठीक है, 2/3 का अगर बहुमत मिलेगा तभी कोई चीज पारित होगा, नहीं तो चीज पारित नहीं होगा। जैसे कोई बिल वगैरह है तभी वो बिल पास होगा, तभी वो बिल पारित होगा। जब 2/3 यानी कि 2/3 वोट यानी कि 2/3 मतदान मिले तभी जाके होगा। इसी चीज को मैंने लिखा है। देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया को मुश्किल बनाने के लिए विशेष बहुमत का प्रावधान रखा गया है। देखिए अगर इस प्रकार का अगर बहुमत का प्रावधान नहीं होता तो कभी भी किसी भी टाइम संविधान में संशोधन हो सकता था, लेकिन नहीं भाई, यहाँ पर बहुमत है, 2/3 का बहुमत मिलेगा तभी जाकर संशोधन होगा, तभी जाकर कोई बिल पास होगा, नहीं तो नहीं होगा। ताकि संशोधन की सुविधा का दुरुपयोग न किया जा सके। जैसे संशोधन में किसी भी प्रकार का कोई जैसे दुरुपयोग अगर होगा तो इससे नहीं होगा, क्योंकि बहुमत मिलना चाहिए। विशेष बहुमत में सबसे पहले संशोधन बिल के प्रवेश पर सदन की कुल संख्या के बहुमत के सदस्यों द्वारा हुआ बिल पारित होना चाहिए। इसके अलावा उपस्थित वोट करने वाले सदन के सदस्यों के 2/3 बहुमत से बिल पास होना चाहिए। 2/3 2/3 बहुमत मिलना चाहिए। इस प्रकार से संशोधन बिल दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए, दोनों सदन में होगा, ठीक है, जो उच्च सदन निम्न सदन जो भी है हर एक सदन में इस चीज होगा। इस प्रावधान का यह लाभ है कि बिल को पारित करने के लिए आवश्यक बहुमत होता है। इसके अलावा इस विधि का उद्देश्य यह भी तय करना है कि अधिकांश सदस्यों और राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त रहे, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग इसको नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में अनेक संशोधन न्यायपालिका और संसद की अलग अलग व्याख्याओं का परिणाम रहे हैं, उदाहरण सहित व्याख्या करें। देखिए क्या है इसका आंसर। यह काफी हद तक सत्य है कि संविधान में अनेक संशोधन इस कारण से किए गए कि निश्चित विषय पर न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या करते हुए संसद से अलग दृष्टिकोण रखा। देखिए कभी कभार क्या होता है, जो न्यायपालिका होता है और जो संसद होता है, दोनों का जो दृष्टिकोण होता है, देखने का जो नजरिया होता है, अलग अलग होता है। किसी भी चीज पर जब संविधान या फिर संविधान के किसी भी पार्ट पर जब संशोधन होता है तो न्यायपालिका कुछ अलग बोलता है, संसद कुछ अलग बोलता है। जब भी किसी विषय पर संसद को न्यायालय का कोई निर्णय राजनीतिक दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं लगा तो उसे निरस्त करने के लिए संविधान में संशोधन कर दिया गया।
मतलब संसद को जब लगता है कि नहीं न्यायालय से जो कोई निर्णय है वो अगर उसको अगर सही ढंग से नहीं लगता है तो संविधान में वो क्या करता है, संशोधन कर देता है। 1970 से 1975 के समय में ऐसा कई बार हुआ है। 1970 से 1975 का टाइम अगर बात किया जाए तो ऐसा बहुत बार हो चुका है। न्यायपालिका के किसी विषय पर निर्णय को निरस्त करने के लिए संसद ने संविधान में संशोधन किए। मतलब न्यायपालिका कोई आदेश कोई निर्णय है उसको खत्म करने के लिए यहाँ पर क्या करता है, संसद संविधान में संशोधन कर देता है। 1967 तक संसद की दृष्टि से वो न्यायालय की दृष्टि से यह धारणा मान्य था कि संसद को मौलिक अधिकारों में भी संशोधन का अधिकार है। इस आधार पर संसद ने अनेक कानून बनाए तथा न्यायालय ने भी इसे स्वीकार किया। परंतु 1967 में प्रसिद्ध गोलकनाथ बनाम पंजाब केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। मतलब यहाँ पर जो मौलिक अधिकार है, जैसे कभी वर्तमान में 6 जो मौलिक अधिकार है तो इसमें संशोधन करने का यहाँ पर परमिशन अधिकार नहीं है, जिसको संसद ने ठीक है पसंद नहीं किया। 1972 में इस निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 38, 39 और 40वां संविधान संशोधन कर दिया गया। परंतु जब 1973 में इन संविधान संशोधनों को न्यायालय में चुनौती दी गई तो संविधान की मूल रचना के सिद्धांत के बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ थ्योरी का उदय हुआ, जिससे यह निश्चित किया गया कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में ठीक है मौलिक अधिकार भी संशोधन करने का अधिकार है, परंतु यह संविधान की मूल रचना में परिवर्तन नहीं कर सकती। देखिए संविधान का जो मूल स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, पहले का जो स्ट्रक्चर है उसमें किसी प्रकार कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन संशोधन हो सकता है। परंतु 1976 में आपातकाल में 42वां संविधान संशोधन कर तत्कालीन सरकार ने संविधान के स्वरूप को ही बदल दिया तथा संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन कर दिया। इसी प्रकार से साहबानों केस के फैसले को दूर करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। वास्तव में विभिन्न क्या संशोधन संसद और न्यायपालिका की अलग अलग व्याख्या था। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आप लोग भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर जो दिया गया है क्या है कि सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए संविधान के 73वें संविधान में आरक्षण के क्या प्रावधान है। देखिए जो संविधान जो है ना इसमें 73वां जो संशोधन हुआ था उसमें आरक्षण का प्रावधान दिया गया था। तो इन प्रावधानों से ग्रामीण स्तर के नेतृत्व का खाका किस प्रकार बदला। देखिए इसका आंसर संविधान के 73वें संविधान संशोधन से अनुसूचित जाति के लोगों के लिए वो महिलाओं के लिए कुछ सीटों में से प्रत्येक वर्ग के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई। देखिए अभी के टाइम में क्या हो रहा है, जैसे कि महिलाओं को या फिर यहाँ पर जो है आपका अनुसूचित जाति के लोगों को यहाँ पर 1/3 सीट क्या होता है, रिजर्व होता है। 1/3 सीट क्या होता है, रिजर्व होता है। यह आरक्षण ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों में सदस्यता और पदों में क्या गया है। इस आरक्षण से महिलाओं की व अनुसूचित जाति के लोगों की स्थिति में सम्मानजनक परिवर्तन हुआ। जो अनुसूचित जाति है ठीक है या जो महिलाओं हैं उनको सम्मान मिला। इससे पहले इन वर्गों की स्थानीय संस्थाओं में पर्याप्त भागीदारी नहीं हुआ करती थी, परंतु अब यह भागीदारी निश्चित हो गई है, जिससे इनमें एक विश्वास आया है तथा सामाजिक सद्भावना का भी विकास हुआ है। ये हो जाएगा इसका आंसर, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देख लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन एक्चुअल में यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है क्या है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन से पहले और संशोधन के बाद के स्थानीय शासन के बीच मुख्य भेद बताएं। 73वां संविधान संशोधन जब हुआ था उससे पहले किस प्रकार से था और इसके बाद किस प्रकार से हुआ, दोनों के बीच आपको बताना है। पहला पॉइंट की 73वें संविधान संशोधन से पहले का बात है, ग्राम पंचायतें सरकारी आदर्शों के अनुसार गठित की जाती थी, परंतु 73वें संविधान संशोधन के बाद से इनका संवैधानिक आधार हो गया, जिसकी रूपरेखा संविधान में लिखी गई है। पहले मतलब ऐसे ही होता था, लेकिन इसके बाद संवैधानिक आधार, संविधान के आधार पर ये चीज़ होने लगा। फिर आगे अगर आप लोग देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या कि 73वें संविधान संशोधन पहले इन संस्थाओं के चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ करते थे। पहले अप्रत्यक्ष हुआ करता था और अभी क्या होने लगा, प्रत्यक्ष होने लगा। ठीक है। थर्ड नंबर है कि 73वें संविधान से पहले अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए स्थानों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। पहले आरक्षण नहीं दिया जाता था, लेकिन 73वें संविधान संशोधन के बाद महिलाओं और अनुसूचित जाति को यहाँ पर आरक्षण दिया गया। पहले इन संस्थानों के कार्यालय अनिश्चित थे, परंतु अभी निश्चित जो ऑफिस था पहले कार्यकाल काम करने का जो टाइम पीरियड था ठीक है वो पहले अनिश्चित था, लेकिन अभी निश्चित कर दिया है। 73वें संशोधन से पहले ये संस्थाएं आर्थिक रूप से कमजोर थी, लेकिन अब ये आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है सर, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि स्थानीय सरकार से आप क्या समझते हैं। देखिए स्थानीय सरकार माने क्या होगा, स्थानीय सरकार ही स्थानीय स्तर पर वे सरकारी स्थानीय संस्थाएं होती है
जो लोगों के बहुत नज़दीक होती है और जिससे स्थानीय लोगों की अधिकतम भागीदारी से स्थानीय विषयों पर चर्चा करने के बाद निर्णय लिए जाते हैं। स्थानीय सरकारों में वे सरकारी अधिकारी भी शामिल होते हैं जो जन कल्याण के लिए नीति निर्माण करने में लगे होते हैं। इनमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, अतः स्थानीय सरकार सबसे निचले स्तर का सरकार होता है जो विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। नोट करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।